हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज निखिल सरीन। बच्चों, मैं आपके साथ आज सी यू टी 2024 का जनरल टेस्ट का जीके करंट अफेयर्स का पार्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो बेटा, आप इस डिस्कशन में कहीं ना कहीं हम लोग देख पाएंगे कि एग्जामिनर किस टाइप और किस पैटर्न के कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना रहा है और आपको कैसे कैसे सब एरियाज को कहीं ना कहीं कवर करना है। तो बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 18th क्वेश्चन था, जो विच पास कनेक्ट विद जम्मू कश्मीर। बेटा, हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। बनिहाल पास, नाथुला पास, नीति पास एंड रोहतांग पास। बच्चों, जो हम लोग रोहतांग पास की बात करते हैं, रोहतांग पास हमारा हिमाचल प्रदेश में है, जो कि मनाली को कहीं ना कहीं लिंक करता है। जब हम लोग जब हम लोग नीति पास की बात करते हैं, बेटा नीति पास वी हैव इन अवर उत्तराखंड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नाथुला पास बेटा वी हैव इन अवर सिक्किम, जो कि हमारे इंडिया और चाइना बॉर्डर को पे है। और वहाँ पे हमारा इंडिया और चाइना का बॉर्डर ट्रेड भी कहीं ना कहीं होता है, जो कि सिक्किम में है। बनिहाल पास की बात करें तो बच्चे ये हमारा पास जम्मू कश्मीर में है। तो इसके बेसिस पे हमारा आंसर हो गया वन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखते हैं तो इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विथ पद्म अवार्ड 2024। पद्मा अवार्ड में से क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कि बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अब से जो 2025 में पेपर होने वाले हैं, उसमें चॉइसेस को खत्म कर दिया गया है। तो देखो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखो। पद्म अवार्ड, वी ऑल नो दैट जब हम पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं तो वी हैव कैटेगरी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। ये चार कैटेगरीज के अवार्ड कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में दिए जाते हैं, जिसमें भारत रत्न फर्स्ट कैटेगरी में दिया गया है, पद्म विभूषण आपकी सेकंड कैटेगरी में दिया गया है, एंड थर्ड थर्ड कैटेगरी, और यू कैन से थर्ड उसके क्रोनोलॉजिकल बेस में पद्म विभूषण आता है एंड देन पद्मश्री आता है। तो सर, इसमें से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे कुछ हमें ये पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड्स के जिन जिन को मिले हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सा प्लेयर पर्सन नहीं है। तो इसको बच्चों याद करने का तरीका क्या है, मेरी आपको एडवाइस ये है, भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड्स को ढंग से पढ़ लो। जो भी आपके, ये देखो, ये जो अवार्ड्स है कहीं ना कहीं कम नंबर्स में होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अगर आप दो से तीन तीन बारी पढ़ लोगे और एक बार लिख भी लोगे, तो कहीं ना कहीं अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली उसको रिकॉल कर पाओगे। देखो, आपका ना जितने भी हमारे ये जो पेपर्स होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, अगर हम सीयूटी की बात भी करें, तो बच्चों इन एग्जामिनेशंस में एक फंडा ये है, रटना नहीं है, पढ़ना है। कितना रट लोगे? अगर हम समझ के करेंगे चीजों को, हम लोग कहीं ना कहीं कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल अबाउट एलिमिनेटिंग द ऑप्शन। नहीं तो ज्यादा था रटने की कोशिश करोगे तो वो बहुत स्टफ है, नहीं रट पाओगे। तो मेरी एडवाइस ये है, ज्यादा चीजों को रीड करो, एक से दो से तीन बार रीड करो एंड गो फॉर इट। अच्छा, तो हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमें यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है पद्म विभूषण अवार्ड। अच्छा, ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए पद्म विभूषण अवार्ड की लिस्ट निकाली हुई है। पद्म विभूषण अवार्ड हमारे 2024 में आपके फोर फाइव पर्सनैलिटीज को दिया गया है। एक तो विजय लक्ष्मी बाली जी को दिया गया था, एक तो के चिरंजीवी को दिया गया था, जो कि आर्ट कैटेगरीज के थे। तो देखो, मैच द फॉलोइंग बन सकता है, आर्ट कैटेगरी। एंड एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, जिनको पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया था। श्री बिंदेश्वर पाठक जी को सोशल वर्क के लिए दिया गया था। एंड पद्मा सुब्रमण्यम जी को आर्ट कैटेगरी के लिए दिया गया था। इन द सेम वे, पद्म पद्म भूषण अवार्ड 17 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं दिया गया था। बट मैंने आपको यहाँ पे मतलब 17 पर्सनैलिटीज को दिया गया था। बट मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ नाम दिए हैं, सो दैट हम लोग यहाँ पे मैच कर पाए। तो जी, पद्म विभूषण अवार्ड के चिरंजीवी जी को दिया गया था, हाँ दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, नहीं जी, ये देखिए, मिथुन चक्रवर्ती जी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था आर्ट कैटेगरी के अंदर। तो हमारा आंसर यहीं पे ही बन गया। और बाकी फातिमा बेबी एंड सीताराम जिंदल जी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं करेक्ट ऑप्शन में कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो इसके बेसिस के ऊपर आंसर हो गया हमारा सेकंड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। देखो, 20th क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो कि इन डेप्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त जी वन ऑफ द हमारे संस्कृत के पोएट थे। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे इनको इसे मार्क मार्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें
कृत्य साराभाई। कृत्य साराभाई की हम बात करते हैं, वन ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। देखो, मैच दी फॉलोइंग मैंने की है, अगर आपको एक से दो पॉइंट भी आते हैं तो आप आंसर तो निकाल लोगे। वही रिक्वायरमेंट होती है। चरका, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी, जिनको हम लोग फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा भी कहते हैं। ये हमारे फाउंडर फाउंडर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी है। हमारी इंडियन मेडिसिन को हम लोग आयुर्वेदा के बेसिस के पे हम लोग गिनते हैं। तो ये मेडिसिन से हम लोग लिंक कर रहे हैं। अगर मैं चरका की बात करूं, इनकी बात करूं, तो वी नो डैट इनकी एक इम्पॉर्टेंट एक फेमस बुक भी है, जिसको हम लोग चरका संहिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एंड सत्येंद्र नाथ बोस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और फेमस इंडियन पर्सनालिटी, जो कि एक मैथमेटिशियन भी हैं, जिनकी एक आपका क्वांटम मशीन नाम से थ्योरी थी, जो जो कि बेसिकली बहुत मानी गई। और इसी के लिए इनको 1954 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। तो उसी के बेसिस पे अगर हम मार्क करने की कोशिश करें, तो ए का सेकंड जा रहा है। तो ए का सेकंड जा रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। एंड फिर सेकंड बी का हमारा थर्ड पार्ट जा रहा है। तो हमारा कहना कि आंसर हमारा सेकंड जा रहा है। तो आगे बढ़ लेते हैं, सी चरका मेडिसिन एंड डी फॉर सत्येंद्र नाथ बोस आपका मैथमेटिशियंस के लिए जा रहे हैं। तो आंसर हो गया हमारा सेकंड पार्ट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21st, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर फॉर्म्ड आफ्टर 1960? जब मैंने क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं पढ़ा था ना, तो कहीं ना कहीं माइंड में आया था 1960 में। हमारी 1960 में आके 1962 में इंडिया में इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी। और 1960 में कहीं ना कहीं हमारे जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। एंड वी ऑल्सो नो डैट कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो एक्ट था आपका 1956 में आया था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें फटाफट मेरे माइंड में आ गई थी। इवन आपके माइंड में भी सेम चीज़ें आनी चाहिए। तो हमें बोला गया है इनकी सीक्वेंस बताओ फॉर्मेशन की, मतलब क्रोनोलॉजिकल बेस ऑर्डर। हरियाणा की फॉर्मेशन की बात करें, हरियाणा फॉर्म हुई बच्चों 1966 में, जब पंजाब हरियाणा आपस में सेग्रीगेट हो गई थी और सेपरेट हो गई थी। नागालैंड वॉज द स्टेट विच वॉज फॉर्म्ड आफ्टर योर इंडो चाइना वॉर 1963। सिक्किम की बात करें, सिक्किम वॉज नॉट द पार्ट ऑफ एक्चुअल इंडिया, उसने बाद में इंडिया को ज्वाइन किया। इंडिया में जब ज्वाइन किया तो यू कैन से 1975 में ज्वाइन किया था। एंड गोवा जो कि पोर्चुगीज के अंदर थी, पोर्चुगीज जब हमारे इंडिया से गए, गोवा से 1962 में गए। मगर गोवा को स्टेट का बनाया गया, 1987 बनाया गया। तो इसी के बेसिस पे हमें आंसर लगाना है। आंसर की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारी स्टेट, हमारी 1960 के बाद सबसे पहले स्टेट कौन सी बनी, सिक्किम बनी। तो सी वाला ऑप्शन था पहले आ रहा है। सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आएगा हमारा ए। सी का आंसर ये आ रहा है, फिर बी और डी आंसर हो गया आपका सेकंड, आपका कहना कहीं आंसर हो गया। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, हम जब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। Out of the given option, which scheme objective is to conduct an annual survey at Gram Panchayat level to monitor the progress in the development of rural areas? गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहा है। तो स्कीम्स को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। वी हैव मिशन अंत्योदय, वी हैव मिशन कर्मयोगी, वी हैव मिशन राष्ट्रीय कहते हैं गोकुल, एंड मिशन आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। जब हम लोग आत्मनिर्भर भारत वाली स्कीम की बात करते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं ये स्कीम आपकी सेल्फ रिलायंस के ऊपर बेसिक है, कि गवर्नमेंट आपको एम्पावर करना चाहती है कि आप खुद ही अपने डिपेंडेंट ना हो। जैसे आप कोई स्किल्स को सीखे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किल मिनिस्ट्री को बनाया, सो दैट लोगों में स्किल आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप्स को करने प्रमोट कर रही है। इसको लेते हुए मिशन राष्ट्रीय गोकुल। जब हम लोग मिशन राष्ट्रीय गोकुल की बात करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं कैटल ब्रीडिंग की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। ठीक है। एंड जब हम लोग मिशन कर्मयोगी बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये स्कीम निकाली थी, मोटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम निकाला जाए, किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, कि कैसे हम लोग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इन्हांसमेंट कर सकते हैं। मिशन अंत्योदया की बात करें, तो बच्चे ये जो स्कीम थी, ये था आपका कि ग्राम लेवल पे, ग्राम पंचायत पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम किया जाए। तो दिस वॉज द स्कीम। ठीक है, तो बेटा आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया वन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम लोग क्वाड ग्रुप भी कहते हैं। बेटा जब हम लोग क्वाड ग्रुप की बात करते हैं तो क्वाड ग्रुप के अंदर हमारी चार कंट्रीज आती हैं। एक आता है यूएसए, एक आती है ऑस्ट्रेलिया, एक आता है जापान, और एक आता है आपका इंडिया। ये चार का ग्रुप है। ठीक है। तो हम बात करते हैं तो मतलब ये एशिया पैसिफिक रीजन का हो गया। तो इसमें कौन सी कंट्रीज का पार्ट नहीं है? चाइना का पार्ट नहीं है। Coming on to question number 24. Who was the who has become the first woman chairperson of Railway Board of Indian Railway in 2023? ये थी हमारी जया वर्मा सिन्हा मैम जी। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, अगेन मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन है, एंड बहुत भयंकर क्वेश्चन बनाया गया। देखो, एक तरफ कंट्रीज दी गई है, दूसरी तरफ आपको करेंसी दी गई है। तो जी अगला ये भी हो सकता है कंट्रीज दे दी जाए, अगली बार उनकी स्टेट दे दी जाए। अलग अलग कंट्रीज दिए गया है। या हम लोग म्यांमार, देखो ऑप्शन है, रशिया ऑप्शन है, मलेशिया ऑप्शन है, भूटान ऑप्शन है। तो जी म्यांमार की आपकी करेंसी क्या है? वो है क्यात। रशिया की है रूबल। मलेशिया की है हमारी रिंगिट। एंड भूटान की है हमारी नगलुत्रम। तो बेटे इसके बेसिस पे हमारा ऑप्शन बन रहा है ए का 3। तो हमारा आंसर देखिए फर्स्ट बन गया। ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड नो, आई एम सॉरी, हमारा आंसर बनेगा ये वाला। अच्छा एक और भी तो है। तो जल्दबाजी नहीं करनी जैसे मैंने जल्दबाजी कर दी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का सेकंड। तो आंसर हो गया हमारा बेटा सेकंड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज was built between India and Nepal. This bridge was built on काली रिवर। काली रिवर एक किस्म से बॉर्डर लाइन है बिटवीन इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इसके ऊपर ही ब्रिज बनाया गया जो दो कंट्रीज को कहना कि जोड़ रहा है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। ये साइंस, देखो साइंस से क्वेश्चन है आपका। और अगर हमने पिछले क्वेश्चन देखे हैं वो करंट अफेयर से बेस्ड क्वेश्चन थे। तो we can say due to ocean acidification, which ocean become more acidic? What happened to the pH level of to the ocean? तो हम इसकी बात करते हैं तो we all know that कि इस टाइम पे pH लेवल जो होगा आपका गोस डाउन कहीं ना कहीं होगा जब एसिडिफिकेशन कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। नाउ who is the first para athlete to receive पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया? देखो पद्म भूषण से एक और अवार्ड निकाला गया जो कि जीके का पार्ट, पास्ट का पार्ट था, ये करंट अफेयर्स नहीं था। पहले पद्म भूषण अवार्ड ये हमारे रेलवेज के मिनिस्टर, ये कहना कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब देखो जीके क्वेश्चन भी आपके जुड़ रहे हैं। तो जीके और करंट अफेयर्स दोनों बहुत पैरेलल चल रहे हैं। ये मैंने भी नोट किया था कि जब आपका पेपर हुआ तो अप्रोक्सीमेट 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर से क्वेश्चन है और लिंक्ड क्वेश्चन है करंट अफेयर जीके को मिला के। एंड बाकी 10 से 12 क्वेश्चन जीके पार्ट का आ रहा है। बड़ा नंबर क्वेश्चन आ रहा है जीके और करंट अफेयर्स से। तो बेटा ये ट्रम्प कार्ड हो सकता है आपके लिए। तो वो ढंग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। हु इज द फर्स्ट पैरा एथलेटिक अवार्ड टू रिसीव पद्म भूषण अवार्ड? बेटा ये थे हमारे देवेंद्र झरिया जी, जिनको जिन्होंने 2004 में 2004 में पैरा ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल भी जीता था। इवन इन्होंने उस टाइम पे बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे। तो इनको अवार्ड दिया गया था 2022 के अंदर, 2022 में इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है। और उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, हमारे प्रेसिडेंट थे। कमिंग ऑन टू एक अनदर क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, जीके बेस्ड क्वेश्चन है। जेमू ग्लेशियर लोकेटेड इन विच स्टेट? बच्चे जेमू ग्लेशियर हमारा कहाँ पे है? हमारा सिक्किम में आता है। तो आंसर हो गया हमारा सिक्किम। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30th। हु अमंग द फॉलोइंग was who among the following the child first woman president? लास्ट कुछ ईयर पहले, और कैन से ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन था उस टाइम पे, कि चाइल्ड की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बने थे? चाइल्ड की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी आपकी मिचेल बैचलेट बनी थी। तो आंसर हो गया आपका मिचेल बैचलेट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड लॉन्च उग्रम इंडिजिनियस असॉल्ट राइफल फॉर आर्म्ड फोर्सेस? असॉल्ट राइफल को बनाने वाली हमारी कंपनी थी, इंडियन कंपनी थी डीआरडीओ। डीआरडीओ मींस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट
1958 से हुई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। एंड आज की डेट में अगर बात किया जाए तो इनके जो चेयरमैन है वो मिस्टर समीर जी हैं। समीर वी कमात जी इज द चेयरमैन ऑफ अवर डीआरडीओ एज पर 2025। Coming on to question number 32nd, or you can next question है, which of the following is a bad conductor of electricity? We have diamond, gold, silver and graphite. देखो जी, गोल्ड, सिल्वर एंड ग्रेफाइट ये सारे आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। जब डायमंड की बात करते हैं, डायमंड इज योर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। तो जी इसके बेसिस के ऊपर हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा डायमंड। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33, अगेन देखो साइंस बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन? इसका हमारा क्या आंसर है? आपका क्वाशकोर इसी आपका आंसर आता है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34, अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जो कि जीके से लिंक्ड है हमारे मतलब आर्मी डिफेंस से बेस्ड क्वेश्चन है। एक तरफ हमारे नेवी इंस्टीट्यूशन दिया गया है, उनके प्लेसेस का नाम दिया गया है, ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। पहला है आपका आईएनएस चिल्का। चिल्का एक इंपॉर्टेंट लेक भी है, जो कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर ऑफ लेक ऑफ इंडिया भी आती है, जो कि लगून लेक भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका वन का ए का फोर। हंसा की बात किया जाए तो हंसा हमारा गोवा से लिंक हो गया। सतवाना, सतवाना डायनेस्टी आंध्र प्रदेश से लिंक हो गया। एंड गरुड़ा हमारा केरला से लिंक हो गया। तो उसके बेसिस के ऊपर हमारा आंसर क्या जा रहा है? हमारे आंसर में ए का फोर जा रहा है। तो ए का फोर गया, बी का आपका वन गया, सी का हमारा सेकंड गया, एंड डी का हमारा थर्ड गया। आंसर हो गया हमारा फोर्थ। कमिंग ऑन टू 35th क्वेश्चन, अगेन डीआरडीओ से है, जो कि डीआरडीओ हैज कंडक्टेड फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल इक्विप्ड विद MIRV टेक्नोलॉजी। तो जी फुल फॉर्म पूछ ली गई है MIRV टेक्नोलॉजी की, जो कि अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो आंसर क्या निकल रहा है इसका? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। कमिंग ऑन टू आपका 36th क्वेश्चन, विच इंडियन वॉन मैग्सेसे अवार्ड 2023? कौन से इंडियन को मैग्सेसे अवार्ड 2023 दिया गया था? बच्चों, जो हम लोग मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं, ये एक किस्म से नोबल प्राइज ऑफ एशिया का कहा जाता है इसको। नोबल प्राइज ऑफ एशिया की बात करते हैं, नोबल नोबल पीस प्राइज ऑफ एशिया की बात करते हैं, तो हम लोग मैग्सेसे अवार्ड की कहना कि हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो ये फिलीपींस के जो उस वक्त के हमारे आपके प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पे कहीं ना कहीं दिया जाता है। और 2023 में डॉक्टर रवि कनन जी को यह अवार्ड दिया गया था। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? बच्चों, जो हम लोग फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन हमारी एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि आर्टिकल 280 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पावर सब दी गई है। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करने वाले होते हैं हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? फाइनेंस, फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन योर सेंटर एंड स्टेट को देखने का मेन काम इनका होता है। तो 16th फाइनेंस कमीशन जो अपॉइंट की गई थी, फाइनेंस कमीशन में आपके 5 मेंबर होते हैं, तो उसमें से एक चेयरमैन होता है, जिसमें आपके 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए थे? डॉक्टर अरविंद पानागरा जी को अपॉइंट किया गया था। पानागरिया जी को अपॉइंट किया गया था। तो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38, श्री Rangaswamy temple situated in Tamil Nadu is dedicated to which deity? Dedicated to your Lord, our Lord Vishnu. Coming on to question number 39, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगेन देखिए ध्यान से क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जीके बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन कंडक्टिंग इलेक्शन को कौन सा आर्टिकल दिया गया है? आर्टिकल आपका 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लाइक ए सुप्रीम कोर्ट, जिसके हेड जिसके जिस इलेक्शन कमीशन में मेन 3 पर्सन होते हैं। एक होते हैं हमारे चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, एक और बाकी दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और आज की डेट में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हमारे हैं राजीव कुमार जी, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है।
कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यहाँ पे देखिए अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एक तरफ हैंडीक्राफ्ट दिए गए हैं एंड स्टेट्स दिए गए हैं, प्रॉपर जीके बेस्ड क्वेश्चन है, डेप्थ वाला क्वेश्चन है। मॉन, मॉन की बात करें, मॉन एक वन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट है आपका, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट किसका, आपका नागालैंड का है। अगर हम लोग नलबरी की बात करें, नलबरी भी आपका एक वेल नोन हैंडीक्राफ्ट है जो कि असम का है। पिसी घाट वेल नोन आपका हैंडीक्राफ्ट है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। एंड तूरा अगेन वेल नोन हैंडीक्राफ्ट आपका मेघालय का। तो इसके बेसिस पे हमारा आंसर बन रहा है 1 का 4, 1 का 4 बन रहा है, बी का सेकंड बन रहा है, सी का 1 बन रहा है, एंड डी का थर्ड बन रहा है। तो आंसर हो गया हमारा 1। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट Amchang Wildlife Sanctuary is situated? It is situated in our Assam on the bank of Brahmaputra River. Coming on to next question. India's first 3D printed post office was recently opened in which of the following region? It was your Bangalore. तो बेटा ये सब चीजें थी, ध्यान से पढ़ो, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ, अगेन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडीयू प्रेप्टर पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कि जैसा कि जो आप जानते हो कि हम लोग अपनी सीरीज में डिस्कशन कर रहे हैं सीयूटी के पेपर को। जहां तक अभी तक का जो हमारा सीयूटी का सेशन चल रहा था, इसमें हम लोगों ने 2024, 2023 एंड 2022 के पेपर डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट पेपर है हमारा 2024 का बी सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद से इस पेपर को आज हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में हम लोग कुछ वीडियोस को लेकर के आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। और अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर सकते हो। जब भी हम आपके कमेंट सेक्शन को देखेंगे तो वहां से हम आपके डाउट्स को भी रिप्लाई कर देंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और हाँ, अगर आप ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे विजिट पे नंबर्स पे आप कॉल करके आप हमारे सेंटर के लोकेशन और इन सब चीजों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन को। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चा इस क्वेश्चन को करके आया होगा, ठीक है। मुझे इसमें ज्यादा कुछ करते हुए तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो, 4 से इसको सिंप्लीफाई कर दोगे कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 में 2 की मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा? 12। 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। 20 से 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 16। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन जब आपको थोड़े दिख जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको क्या कराएगा, ये क्वेश्चन कराएगा। अगर आप डायरेक्ट आप जा रहे हो कि सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि देखो इनके जो ऑप्शंस भी निकल के आए हुए हैं वो ऑप्शन किस में है? फ्रैक्शन में है, डेसिमल में इसके ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। सबसे पहला काम यही है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, इन सभी वैल्यू का एलसीएम ले लो। अब मतलब 2, 11, 8, 9 एंड 6, इन सब के आपको क्या करने हैं? एलसीएम लेंगे। इन सब का जब आप एलसीएम ले लोगे तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 792 आ जाएगा। अब मैंने एलसीएम क्यों लिया है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में यूज पड़ेगा आपको इसको सॉल्व करने में। तो देखो 1/2 इंटू 792 कर लो, इससे आ जाएगा आपके पास 396। सेम 8/11 इंटू 792 कर दो, इससे आ जाएगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट इसमें आपका मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देना तो ये 576 आ जाएगा। सेम आपके पास 7/8 है इंटू 792। इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास 8 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 693 आ जाएगा। एक है आपके पास 7/9 इंटू क्या है? 792, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करके इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 है ये, तो ये आपको दे देगा 616। और आपके पास ये है लास्ट है 5/9 इंटू 792।
यहाँ से अपने को ये पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है और कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है। 9 से इसको डिवाइड कर दोगे और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 440 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी जो वैल्यू है 693 दिख रही है, इसका मतलब 7/8 जो है वो सबसे बड़ा है। और जो सबसे छोटी वैल्यू है 396, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकाल लो। 693 माइनस 396, इनका जो डिफरेंस आ जाएगा वो 297 आ जाएगा। ठीक है, अब 297 डिवाइडेड बाई, अब ये 792 कर देना। ठीक है, इससे अब आपका क्या मिल जाएगा, ये सबसे पहले 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किसी से भी डिवाइड कर देना नॉर्मल, अब ये आप डिवाइड कर दोगे इसको। ठीक है, तो ये 99/264 मिल जाएगा आपको। और एक बार और इसको डिवाइड कर दोगे तो 33/88 आ जाएगा। अगेन इसको जब डिवाइड करोगे आप तो ये 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो देखो आप, क्योंकि यहाँ पे 11 से 77 ये सब को डिवाइड तो आपको करना पड़ेगा, और जब इन्हें डिवाइड करोगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आ जाएगा, ये इस सेट का थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ठीक है, इज 854। देखो जो सम है एलसीएम एंड एचसीएफ का इन दो नंबर का, वो 854 दे रखा है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रखा है, द एलसीएम इज 60 टाइम द एचसीएफ। एलसीएम जो है वो 60 टाइम क्या है, एचसीएफ का। एंड वन ऑफ द नंबर इज 70। अब एक नंबर के बारे में आपको पहले से गिवन है कि एक जो नंबर है इसका क्या है, 70 है, देन द अदर नंबर इज। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना होगा, एक तो फार्मूला होता है क्या। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ 854, ये तो पहले से अपने को क्या है, गिवन है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं इसकी कहानी। टू नंबर के जो एलसीएम है वो कितना है, इज 60 टाइम द एचसीएफ। ठीक है, दो नंबर का जो एलसीएम है वो 60 टाइम क्या है, एचसीएफ है। और तो अगर एक काम कर लें, 60 टाइम है एचसीएफ का, तो अगर मैं ये बोलूँ आपको एलसीएम की, अगर मैं वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलूँ, तो आप ये बोलोगे सर देखो एचसीएफ जो है 60 टाइम बोल रखा है। अगर एचसीएफ को मैंने एच लेट कर लिया है तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 60H हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात पता है, इन दोनों का जो सम है वो 854 है। तो 60H और H कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लें तो 61H हो जाएगा। और इसकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो 854 आ जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट ये 61 से देखो, ठीक है, 61 से करोगे तो वन टाइम जाएगा, एंड एक बार और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है ये 14 आ जाएगा। तो एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14। देन अब यहां से आपको एचसीएफ मिल गया, क्या मिल गया, एचसीएफ मिल गया। कोई परेशानी वाली बातचीत नहीं है। अब आपको एक काम करना होगा, क्या, अगर एचसीएफ की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है, और एलसीएम की वैल्यू अब 14 में इसकी मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो एलसीएम मिल जाएगा आपको। ठीक है, एच की वैल्यू इसमें क्या कर दो, 14 पुट कर दो। तो 14 × 6 कितना हो जाएगा, 840। डन, एच सी एफ कितना हो गया आपके पास, 14 मिल गया। अब आपको एलसीएम इंटू एच सी एफ मिल गया, 840 मिल गई। फर्स्ट नंबर, एक नंबर आपको पता ही है, एंड द वन ऑफ द नंबर इज 70। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 70 इंटू कोई भी नंबर एक, उसको एक्सलेट कर लो। एलसीएम आपको पता ही है कितना है, 840, और एचसीएफ कितना है, 14। ठीक है, 14 से इसको कैंसिल करो तो 5 टाइम जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, और 5 8 जा 40। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 168 आ जाएगा। थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था एचसीएफ का, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा दिक्कत की बातचीत इसमें नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रेंडिंग है, क्योंकि देखो मैंने पूरे ईयर के क्वेश्चन को आपके लिए अपने इस चैनल पे सॉल्व करके आपको दिया है। इस क्वेश्चन का मैं ट्रेंडिंग ये देख रहा हूँ कि इसके पहले वाले उसमें भी आपसे ये 2023 और 2022 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिनके सोल्यूशन मैंने बताया है। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है पहले के अकॉर्डिंग। द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ सिंगल सन की बात कर रहा था, बट इसमें टू सन की बात कर रखा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एज ऑफ हरीश इज 8 टाइम। अब हरीश की एज को अगर अपन 8x रख लें, ठीक है, और उसके बच्चे की एज क्या ले लें, x ले लें, दोनों बच्चों की एज हमने ले लिया x। ठीक है, कह रहा है आफ्टर 8 ईयर हिज एज विल बी 2 टाइम। अब आफ्टर 8 ईयर, तो देखो इसके तो एज में 80 साल इंक्रीमेंट होगा, बट बच्चों के दो बच्चे हैं इसके, तो एक एक में कितना होगा, 8 8 साल का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जिससे इन दोनों का एज में क्या हो गया, 2:1। अब यहां से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लो, या बेसिक फंडामेंटल का मेथड लगा लो, या रेशियो लगा दो। इजी डेटा है, तीनों के तीनों मेथड से सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, रेशियो, बेसिक फंडामेंटल, तीनों में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, 8x+8, और इधर करोगे तो देखो 2x+32 आ जाएगा। ठीक है, तो 2x से 8x निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6x, और ये आ जाएगा आपके पास इधर, तो कितना हो जाएगा, 32 से 8 माइनस कर देना, तो आ जाएगा आपके पास 24। अब x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू कितनी है, 4। अब पूछा है द, देखो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब x की वैल्यू 4 है, तो पूछा था द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश। फिर यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ जो हरीश दे रखा था वो कितना था, 8 टाइम। तो हमने जो 8x ले रखा है, यही उसकी क्या है, प्रेजेंट एज है। तो 8x, और x की वैल्यू अपने कितनी फाइंड की है, 4। 8 × 4 कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 300 मार्क टू पास। कोई स्टूडेंट है जिसको 300 मार्क्स अगर वो अपने एग्जाम में लेकर के आ जाता है, तो वो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। और स्टूडेंट गेट 2 to 5 मार्क्स एंड डिक्लेयर फेल बाई 10 मार्क्स। अब देखो, अगर वो बच्चा जो था वो 2 to 5 नंबर लेकर के आया एंड फेल हो गया कितना, 10 मार्क्स से, अगर मैं उसे ये कहूं कि ये दे दो उसको 2 to 5 मार्क्स प्लस ये 10% भी, अगर इसको आप दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एटलीस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, और यही तो बात है जिसकी इक्वल में दे रखा है कितना, 300। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 2 to 5 को इधर माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 75। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि 10% की जो वैल्यू आ जाएगी 75, एंड 100% की वैल्यू आ जाएगी 750। डन। ये पेपर अभी तक के जितने भी सेट बने हैं, उन सभी सेट में से सबसे इजी सेट है ये आपका, जिनके क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट ओरली सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो यहां पे दे रखा है इन ए क्लास 40 स्टूडेंट, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल 3। चलो इसमें देखना थोड़ा सा एरर हो गया है। ठीक है, ये 3:2 होना चाहिए। देखो एक, पॉज मत करना, इन ए क्लास देखो 40 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये 3:2 होना चाहिए, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक काम ध्यान रखना, इसको 3:2 होना चाहिए। एंड द एवरेज मार्क स्कोर बाई बॉयज इज 42 एंड गर्ल्स इज 46। द एवरेज मार्क स्कोर बाई द होल क्लास इज। ठीक है, अब देखो जो ये 3:2 जो लिखा हुआ है ना, कि एक बच्चा ऐसा भी होगा जो 40 को पहले 3:2 में क्या कर देगा, अलग अलग डिसाइड कर देगा। तो कोई जरूरत नहीं है आप 40 को 3:2 में क्या करो, आप अलग अलग पहले नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकाल दो। कोई जरूरत ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट लेकर के आओ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, इनको देख लो, ये 3 है और ये क्या है, 2 है। इनका रेशियो है, बॉयज की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है, 42, और गर्ल्स की दे रखी है 46। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 42 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 43 जा कितना हो जाएगा, 120, 3 2 जा 6, तो ये 126 आ जाएगा। 46 का डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 92। और इन सबको अब ऐड कर लो, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 2 और 9 11, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 218। इसी 218 को आप, इनके बॉयज और गर्ल्स के रेशियो क्या था, 3:2, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। ठीक है, अब कितना बच गया, 3/5।
तो 5 6 जा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 43.6। इजी क्वेश्चन था ये। अब देखो आप, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 136 इफ द रेशियो ऑफ द बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। इसीलिए मैंने बोला था ना कि ये पेपर अभी तक का सबसे इजी सेट था, ठीक है। जिन भी बच्चों को ये सेट मिला होगा उनके लिए बहुत अच्छा था। इफ द रेशियो द बिटवीन द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर इज 2:3। इन्होंने फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर के बारे में बता दिया, इनका रेशियो दे दिया 2:3, एंड द सेकंड नंबर इज 2:3। सेकंड नंबर, first and second number is 2:3, between the second and third number is 5:3। सेकंड और थर्ड के बीच का जो रेशियो है आपके पास वो क्या है, 5:3 है। डन। इनका रेशियो बना दो आप। 3 और 5 अलग अलग है, एक ही यूनिट के दो वैल्यू नहीं हो सकती, इसके लिए आप यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ पे 3 में। एक बात ध्यान रखना, रेशियो में जब एक साइड मल्टीप्लाई होता है तो दो साइड होगा, मतलब यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई होगी। तो देखो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 9। तो 10 + 15 कितना हो जाएगा 25, +9 ये 34। अब 34 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो 136 है। किसके मल्टीपल पे जा रहा है, 4 के मल्टीपल पे। किसके मल्टीपल पे, 4 के। देन द फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर हमारा कितना था 10, 10 में आप भी 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 40। डायरेक्ट ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹504 आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट एंड स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 5% हैज बीन अर्न। देखो ये फर्स्ट पेपर में इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपके पास सेकंड क्वेश्चन में इसमें भी एक क्वेश्चन देखने को मिल गया आपको, बट यहाँ वहां थोड़ा सा डिफरेंट था, हल्का सा चेंज है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम यूज होगा, सीपी, एसपी एंड एमपी, ठीक है। सबसे पहले देखो, आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट, उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% का मीनिंग जो होता है 1/5 होता है। आप इसको 100 से 80 भी लिख सकते हो। और ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, एमआरपी पे देते हैं। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू है, 1 का डिस्काउंट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4। बट यहाँ पे इसके बाद भी उसको 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 5% का जो मीनिंग होता है ये होता है 1/20, मतलब 20 का आर्टिकल है उसका और उस पे वो 1 का प्रॉफिट ले रहा है, तो इसको कितने में सेल करेगा वो 21 में सेल करेगा। डन। यहां से अगेन इसका रेशियो निकाल लो। आपको यहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई होगी, जिससे एसपी दोनों क्या हो जाए इक्वल। 24 जा 80, 21 4 जा 84 और 21 5 जा 105। ठीक है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर 504, द मार्क प्राइस इज हाउ मच मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अब एक बात ध्यान रख लेना, यहां पे उसने प्रॉफिट परसेंट ऐसा कुछ नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है कि द मार्क प्राइस इज हाउ मच मोर देन द कॉस्ट प्राइस। अब हमारे अकॉर्डिंग देखो डिफरेंट कितने आ रहा है इन दोनों के बीच में, सीपी एंड एमपी के बीच में 25 यूनिट का गैप आ रहा है। और हमारे अकॉर्डिंग एसपी कितना आ रहा है 84। एक्चुअल में एसपी कितना है 504। तो आपको क्या करना होगा, 504 को डिवाइड करना होगा 84 से, और अगेन इसमें आपको 25 की क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको जब आप पूरा का पूरा क्या कर लोगे, सॉल्व कर दोगे, ठीक है, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। 21 से कैंसिल आउट करो, 21 और 4, क्योंकि 21 2 42 और 8, ठीक है हाँ। ये 4 के मल्टीपल पे हो जाएगा, और 21 और 2 देखो हो जाएगा 42, 8 आ रहा है 84 हो जाएगा। तो 21 और 4, ठीक है, और 4 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 6 टाइम आ जाएगा। तो 25 × 6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। और 150 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। अ सर्टेन सम बिकम 2356 इन 3 ईयर एंड 2660 इन 5 ईयर। देखो, और सर्टेन सम ऑन सिंपल इंडेक्स द वैल्यू ऑफ द सम इज, आपके पास सम के बारे में बातचीत हो रही है। अब 3 साल में ये वैल्यू जो हो रही है ये 2356 हो जा रहा है, और 5 सालों में कितना हो रहा है 2660 आ जा रहा है। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस निकाल लो। 10 से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास 4, 5 से 5
जीरो आ जाएगा, और 6 से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस निकालो। तो आपको ये दिख रहा है कि 2 साल के अंदर इसको कितना मिल रहा है, 304 रुपीज मिल रहा है। तो 1 ईयर में कितना मिल जाएगा उसको, कहोगे 152 रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 ईयर है, ध्यान रखना इस बात का। क्या होगा, 1 ईयर में 152 रुपीज मिल जाएगा। डन। अब अगर 1 ईयर में 152 मिल गया है तो एक काम करना, इस पैसे को लेकर के आना। 2356। अब एक बात ध्यान रखो, ये जो 235 है, ये 3 ईयर का प्रिंस अमाउंट है। तो इसमें आपके पास दो चीज मिक्स है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट 152 है तो 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो बोलोगे बोलोगे सर 152 में आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और 15 3 जा 45। तो 456 तो क्या मिल गया आपको, इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है। अब 2356 से 456 क्या कर दो, माइनस। जैसे माइनस करोगे तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1900। इसका जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो 1900 आ जाएगा। क्लियर। ये सब इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मतलब ओरली कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन स्क्वायर लेंथ ऑफ द डायगोनल आर 4k+6 एंड 7k-3 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना हमेशा, डायगोनल जो होता है किसी भी स्क्वायर का, वो दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। तो यहां से आप एक काम कर सकते हो, आप डायरेक्ट पहले तो, ठीक है, 4k+6 एंड ये 7k-3, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। पहली बात तो ये। तो एक काम कर सकते हो, 7 क्योंकि इधर आ जाओ तो ये माइनस का 3k आ जाएगा, और इसको उधर लेकर के जाओगे तो ये माइनस का 3 है, ये माइनस का क्या आ जाएगा, 6। तो के की जो वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, 3 और 3 कितना, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। के की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। डन। किसी एक में पुट कर दोगे तो आपके पास डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी। इसमें पुट कर लो 4k+6 में, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12+6। तो इसका मतलब आपके पास जो डायगोनल आ गया वो कितना आ गया, 18। अब आपको पता है कि स्क्वायर के डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो √2a होता है। और √2a की जो वैल्यू आ गई है आपके पास वो क्या आ गया, 18। ठीक है। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू आ गई वो क्या मिल गया आपको, 18/√2 मिल गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a²। तो 18/√2 का क्या कर दो आप, स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 × 18 अपॉन √2 इंटू √2। तो √2 और √2 की मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 से आप, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। और 2 से 18 को जब सिंप्लीफाई कर दोगे तो 9। और 18 9 जा कितना आ जाएगा, 162। और ये आपका एक करेक्ट आंसर आ जाएगा, 162। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग बेस, द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तुमको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है आपके पास वो क्या है, πr²h। ठीक है। इसमें एक बात पता है कि रेडियस की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 है, और इनका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 5। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो पाई की वैल्यू पुट कर लो, 22/7। आर की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 × 3 × h, और ये 396 है। क्योंकि देखो कर्व सरफेस एरिया में आपको क्या निकालना होगा, आपको कर्व सरफेस एरिया में देखो पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, इसको तो एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एच जब तक आप इसमें पुट नहीं करोगे तब तक एच आपके पास नहीं मिलने वाला है। ठीक है। तो 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दो, 11। और ये 396 11 का मल्टीपल है, तो इनको भी कैंसिल आउट ही हो जाएगा आपके पास, ये डायरेक्ट 11 3 जा 33, और 6 आ जाएगा तो 11 6 जा 6। और ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास h की जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई, नहीं आ गई, 4। अब इसी फॉर्मूले को आप इसके CSA में पुट कर दो, कर्व सरफेस एरिया को CSA बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है
ये होता है आपके पास 2 पाई आर एच। कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो 2, और अपने पास, ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। आर की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 3, और एच की वैल्यू आपने अभी तो तुरंत फाइंड की है, कितनी है? 4। 2 से कैंसिल आउट कर दिया 11, ये 4 आ गया, 2 पाई आर एच। चलो देखते हैं इसे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। 2 से 2 कैंसिल कर दोगे आप, तो 22 और 3, 4 और 3 12, 22 × 12 आ जाएगा। 12 और 2 24, 12 और 2 24 और 2 26। 264, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 264। 4 3 जा 12, 12 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 2 24, 12 और 2 24 और 2 26। ठीक है, 264 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A tap can fill a tank in 6 hours. After half of the tank is filled, three more similar tap are open. What is the total time taken to fill the tank? अब देखो आपके पास ये कह रहा है कि a tap can fill a tank in 6 hours। कोई टैप है जो 6 आवर्स में, ठीक है, 6 आवर में किसी टैंक को क्या कर देगा? फिल कर देगा। ये बात है अपने पास। तो अगर अपन एज्यूम कर लें कि 1 आवर में 1 लीटर पानी फिल कर रहा है, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी अपन लेट कर लेते हैं 6। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक जो हो जाएगा वो कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा था कि आफ्टर हाफ ऑफ द टैंक इज फिल्ड। अब आफ्टर हाफ ऑफ द टैंक मतलब 1/2 पार्ट क्या हो गया होगा इसका, जब फिल हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखो अगर वो इसके 6 आवर में टोटल टैंक को फिल किया है, तो 1 आवर में क्या कर रहा होगा? 1 आवर में 1 लीटर पानी फिल कर रहा होगा। तो देखो हाफ फिल करने में उसको कितना लगा होगा? 3 आवर लग गया होगा। ठीक है, तो 3 आवर में क्या कर दिया उसने? 3 लीटर पानी तो फिल कर दिया। और उसके बाद से पूछा कि ऐसे ही सिमिलर टैप ओपन कर दिए गए, 3 मोर टैप। 1 तो चल रहा था, +3 और लेकर के आ जाओगे, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे टोटल? 4 टैप हो जाएगा। पानी कितना फिल करना है उसको? 3। तो डायरेक्ट कह सकते हो 3/4 आवर्स में आएगा। बट इसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। मिनट के लिए आप उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 15 × 3 कर देना, तो कितना आ जाएगा? ये 45 मिनट आ जाएगा। तो देखो पहले तो उसको हाफ फिल करने में कितना लगा था? 3 आवर्स, और 45 मिनट, और तो टोटल जो लग जाएगा वो 3 आवर 45 मिनट लग जाएगा। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ 350 मीटर लॉन्ग टनल इन 36 सेकेंड। देखो एक काम कर लोगे, अगर आपको पता है कि स्पीड इंटू टाइम अगर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जो टाइम दे रखा है वो सेकंड में है, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो ये 5/18 होता है, और ये 36 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाएगा? एक डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि वो 350 मीटर लॉन्ग क्या कर रहा है? टनल को क्रॉस कर रहा है। बट इस तरह से कर दोगे जब इसे मल्टीप्लाई, तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा आपका। ठीक है, 18 2 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 80 में 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 800। 800 जो आया आपका, ये ट्रेन प्लस टनल, इन दोनों का लेंथ आया। ठीक है, टनल का लेंथ आपको पता है 350 है, तो इसमें से आप 350 क्या कर दो? माइनस। जैसे 350 माइनस करोगे तो 4 और 4 800, 450 इसका क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा। देन ये 450 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है। चलो पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद से खुद से आप सॉल्व करो एक बार। ठीक है, लेकिन आपको पॉज करना है, मैं तो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर ही दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, देखो इसने क्या रखा है? इफ द मीन ऑफ 3 4 9 K 2 10 8 6 एंड, ये देखना एक चीज यहाँ पे एरर है। ठीक है, ये K+6 है। ये क्या है? K+6 है। ठीक है, जो एरर है ये K+ क्या है? 6 है। ये K+6 है। इज 8, एंड द मोड, ये दिस इज नंबर है। ठीक है, फिर कह रहा है P इज द नेचुरल नंबर, इज 4, देन द वैल्यू ऑफ द K-,
2p। आपको इन दोनों से k और p की दोनों की क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज, एंड मोड का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर्स हैं उसकी रिपीटेशन जिसकी सबसे ज्यादा टाइम होता है उसी को आप क्या बोलते हो, ठीक है, आप मोड बोलते हो। तो पहले इसको देख लो, इसको लिखो, इनका द मीन ऑफ द कितना दे रखा है, 8 है, तो 8 एवरेज आ जाएगा। नंबर टोटल काउंट कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है, डायरेक्ट ऐड भी कर लेते हैं हम लोग। तो 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 10 26, 26 और 6 32 और 8 40, 40 और 6 46 और ये के, तो 46 के, 46 हो जाएगा, 46 2 के और ये के, तो कितना हो जाएगा 46 + 3 के हो जाएगा, जिसको आपने डायरेक्ट आपको डिवाइड कर देना है किससे, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8 नंबर है। ठीक है, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा आपका 64, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसमें 64, और 64 हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर दो, तो ये 64 - 46 इक्वल टू 3 के आ जाएगा, 64 से 46 जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये 3 के, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो कि के की जो वैल्यू आ जा रही है वो कितनी आ रही है 6। अब मोड की वैल्यू में अगर जब आप यहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक बात जानते हो, ठीक है, कि मोड का मतलब क्या है, कि जिसका p इज अ नेचुरल नंबर, p के बारे में पहले से गिवन है कि p क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, और इनका जो मोड पहले से आपके पास है वो क्या बता रखा है, एंड मैं 2 2 3 2p + 1 4 4 5 एंड 6, p इज अ नेचुरल नंबर इज 4। इनका मोड पहले से ही कंफर्म है, कितना है 4। अब 4 अगर देखो, अगर इन्होंने मोड पहले से गिवन कर रखा है तो आपके पास तो यही नंबर दिख रहा है ना, 2 2 3, 2p + 1, ठीक है, और उसके बाद से 4 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे p की एक वैल्यू 2 ले लूं तो आपको ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको 4 हो जाएगा। डन, तो इसी से तो क्लियर हो गया ना कि मोड की जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा। ठीक है, तभी मोड 4 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है 4। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि मोड की जो वैल्यू आ रही है 4 इस तरह से आ रही है कि पी की जो वैल्यू यहाँ पे क्या है वो 2 है। तो अब आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो कि जो पी की वैल्यू आ रही है वो कितनी है 2, तो के की वैल्यू कितनी है 6 - 2p है, तो 2 एंड 2 क्या हो जाएगा 4, तो 6 में से 4 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, पॉइंट D एंड E आर AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट, देखो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है कोई, ABC, पॉइंट है D एंड E, ठीक है, AB एंड AC पर, तो ये D, ये क्या हो गया E। इसके लिए आपको एक बेसिक थ्योरम पता होना चाहिए। ठीक है, DE पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, DE जो है BC के क्या है पैरेलल है। एक AD की जो लेंथ दे रखी है वो 6 है, और DB की जो लेंथ दे रखी है वो 4 है। ठीक है, और AE की जो लेंथ है वो दे रखी है 9। आपको फाइंड करना, देन द लेंथ ऑफ EC, आपको ये लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, उसको आप लोग पढ़ोगे डेप्थ में जब जाके बुक में, तो ये मिलेगा AD/AB इक्वल टू AE/AC इक्वल टू DE/BC। डन, ये प्रॉपर्टी है, तो इन ये तीनों पार्ट आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, तो जिसमें जब भी जिसको जैसी जरूरत होती है वो उसका यूज कर लेता है इस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, अब आपके पास पता है कि AD की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 6 है, AB की जो वैल्यू दे रखी है, अब देखो AB की वैल्यू का मतलब क्या है, यहां से A से लगा के B तक का, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। इक्वल में AE की वैल्यू अपने को पता है 9 है, और AC की वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर लो एक्सलेट कर लो, क्या कर लो एक्सलेट कर लो। अब डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो 9 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे 90 हो जाएगा, और x 6 से क्या कर दो उसको डिवाइड कर दोगे, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 15 आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15। ए सी देखो हम एक्स, अब हमने ए सी को अपन क्या कर लो, ई सी को आप बी लेट कर लो या वाई लेट कर लो, और ए सी को आप क्या कर लो, यहां से यहां तक के टोटल डिस्टेंस को एक्स लेट कर लो। तो एक्स का जो टोटल डिस्टेंस मिल गया अपने को 15, बट ए ई उसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस, और ए ई की वैल्यू है कितनी 9, तो 15 से 9 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। डन। इसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन और है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसमें एक काम करोगे सिंपली, एक ट्रायंगल क्रिएट करो, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये पता होना चाहिए साइन की वैल्यू क्या होती है पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा आपका 4, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका 5। और जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो ये आपको पता, अगर ये 4 है और ये 5 है तो ये वाले जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा 3। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। इसमें जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपके पास जो आंसर इसका मैच कर जाएगा आपका, वो 13/3। आप इसमें आंसर इसको सेम कॉन्सेप्ट से पुट कर लेना, ठीक है। 10 की जो वैल्यू हो जाएगी वो p/b, और p और b अब ध्यान रख लेना, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है हाइपोटेनस है, ठीक है। तो 10 एंड कॉस इन दोनों में आप पुट कर लेना। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी p/, जस्ट एक सेकेंड, ये p/b हो जाएगा, और कॉस के लिए क्या होता है आपके पास b/h, ठीक है। अब आपको सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है और डायरेक्ट ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है इसका, देखो। A man can row a boat at 8 km per hour in still water. If the speed of the water current is 2 km per hour, it takes him 2 hours to row a place and come back. ठीक है। अब आपको देखो, इसका मैं कॉन्सेप्ट यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको कि क्या है कहानी। देखो, एक कोई डिस्टेंस है, एक बार वो जा रहा है, ठीक है आपको, लेकिन एक बात पता है, बोट की स्पीड जो दे रखी है वो 8 है, एंड वाटर की जो स्पीड दे रखी है करंट की वो 2 है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस बताना है, वो आने और एक बार वहां से वहां तक वो जा रहा है, और एक बार दोबारा वो क्या आ रहा है रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 8+2 कर लेना, ठीक है। डी अगला, क्योंकि अपने को पता नहीं है, इस केस में 8-2, और इनका ओवरऑल जो टोटल डिस्टेंस टाइम लग जा रहा है वो कितना लग रहा है 2 आवर्स का लग रहा है, ठीक है। डी कॉमन ले लेना, तो ये 1/10 आ जाएगा, और प्लस 1/6 आ जाएगा, और इक्वल में आ जाएगा 2 आवर्स, ठीक है। 6 और इसका एलसीएम ले लोगे आप, तो कितना हो जाएगा ये 33+5, और इक्वल में आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। यहां से डी की वैल्यू आप फाइंड कर लेना, 32 जा कितना हो जाएगा 60, और 60 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 7 जा 56, और 4 बच जाएगा, तो 8 4 जा, तो 7.5 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो आज के लिए बस इस सेशन में इतना ही। आपका इस तरह से पूरा पेपर क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी मैंने वीडियो को कंप्लीट किया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर इस वाले क्वेश्चन का एक बार एक्सप्लेनेशन दोबारा रिकॉर्ड कर दो, या दोबारा बता दो आप किसी दूसरे वीडियो में, तो मैं इस चीज़ को कर दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए पेपर पे नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। चलिए, वीडियो पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए। So first question on our screen, we all can see is key. This is the reasoning section of the CUET previous year paper, which was conducted in 2024. And on your screen, you can see the first question. So the first question that we see is A, and then we have a number, and then we have X. Similarly, B. So you can see in the options, कभी कभार options में से ही आपको you need to eliminate things, but you can see कि दो options में number same है and दो options में letter same है. So now we will see A, अगर हम letters पे चले first letter से, so A plus B, A plus 0 is B, ठीक है। फिर B plus 2 is सी डी ई। इट मीन्स कि ए के बाद कुछ भी नहीं छोड़ा, बी के बाद दो लेटर्स छोड़े, ठीक है। ई के बाद कितने लेटर्स छोड़ने पड़ते हैं कि हम यहाँ पर जे पर आ जाए, ई एफ जी एच आई जे, मतलब 4। सो यू कैन सी की +0 +2 +4। सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा
प्लस 6, इसमें प्लस टू टू करना है, +2 +2 +2। सिमिलरली जे में +6 करेंगे तो क्या है, JKLMNOPQ। सो हमें ये क्लियर हो गया कि वॉट एवर विल बी द आंसर, द फर्स्ट लेटर ऑफ द आंसर विल बी Q। अब सिमिलरली नंबर्स पे आते हैं। देखो, अब आप देख सकते हैं कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है, 5 इज द स्क्वायर ऑफ 25, सिमिलरली 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10। तो हमें ये पता चल रहा है कि नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर इज 1, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर इज 4, सो 1 और 2 में कितने का गैप है, +1, ठीक है। नेक्स्ट इज 25, विच इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5, एंड नेक्स्ट नंबर इज 100, इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, 10। तो देखो, +1 +3 +5। अब इसके अंदर सीरीज के अंदर सीरीज का क्वेश्चन है, 1 + 1 + 2 इज 3, 3 + 2 इज 5, सो 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7, मतलब यहाँ पे +7 और यहाँ पे +17, सो 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289। तो हमें नंबर में मिल गया Q 289। तो देखो किस ऑप्शन में Q 289 है, एक ही ऑप्शन में Q 289 है, विच कैन बी सीन इन द बी ऑप्शन। सो Q 289, Q 289 which can be seen in the option। सिमिलरली अगर हम करना चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, बट CUET इज ऑल अबाउट टाइमिंग। जितना आप जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उतना ही आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा। सो अगर एक या दो स्टेप्स करके किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है Q 289, यू कैन सी इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल, सो यू कैन जस्ट टेक इट एंड मूव टू द नेक्स्ट। अदरवाइज हम करना चाहे तो लास्ट भी देख सकते हैं, इसमें रिवर्स सीरीज चल रही है। देखो, FGHI +3, +2 GHI, फिर आई से, सॉरी, FGHI, हाँ, GHI +3, ठीक है, IJKLMNO +5, तो 2 का गैप। अब यहाँ पे +7 होगा। फॉर एग्जाम्पल PQRSTUVWX +7। तो देखो, दो दो का गैप, 3 - 2 इज 1, तो जस्ट एक पहले, DEF। सो आंसर आ गया Q 289D। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ ना आया हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडेड। देखो, इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए हमें ना रिवर्स ऑर्डर पता होना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस का। फॉर एग्जांपल, एन का ऑपोजिट क्या होता है, एम, ठीक है, ये कैसे याद रखते हैं, मैन से, MN, ठीक है। सिमिलरली EV, अगर आपके दिमाग में ऑपोजिट जो लेटर्स हैं उनका नंबरिंग और उनके ऑपोजिट लेटर्स हैं ना, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकम वेरी इजी। ई का ऑपोजिट क्या होता है, इवनिंग, वी, इवनिंग से याद रख सकते हैं, ई का ऑपोजिट वी, ठीक है। वैसे ही GT, जी टी का टी का जो जी का जो रिवर्स होता है वो टी होता है, इसको कैसे याद रख सकते हैं, GT रोड से। सिमिलरली आई का जो ऑपोजिट होता है वो आर होता है, तो आई कैसे याद रखते हैं, इंडियन रेलवेज। सिमिलरली जो एस का ऑपोजिट होता है वो होता है एच, इसको कैसे याद रख सकते हैं, हेड शॉट से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आई, आई का क्या ऑपोजिट होगा, आई का यहां से भी देख सकते हैं, वैसे आई का होता है आर, इंडियन रेलवेज, ठीक है। एन का ऑपोजिट एम, जी का ऑपोजिट टी, तो इसका आंसर बन गया HRMT, विच इज द फोर्थ ऑप्शन, दिस वन, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। एंड इस पूरे पेपर में कोई भी आपको दिक्कत लगती है या कोई भी आप इनपुट्स देना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर 45, एज यू कैन सी, हमें किसी भी वर्ड का हमें बताना है कि व्हाट ग्रुप ऑफ लेटर्स स्टैंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड। फॉर एग्जांपल, इसमें लिखा है कि KI, वी कैन से इट की, RU, वी कैन से रू, एंड PI मींस पाई। सो वी कैन से काय रू पी मींस नोबडी लाइक क्रूअल। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड होता है, सबसे पहले लास्ट सेंटेंस पे जाओ, उस लास्ट सेंटेंस में जो भी वर्ड मेंशन्ड हो उसको उस पर्टिकुलर ऊपर वाले से मैच करके निकालो। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि व्हाट इज द कोड फॉर वॉज। तो पहले हम ये देखेंगे कि वॉज किस में है, नोबडी लाइक क्रूअल में वॉज नहीं है, किंग वॉज क्रूअल। तो की मी चा मीन्स किंग वॉज क्रूअल, मतलब की मी चा में से कोई एक ना एक कोड होगा। तो हमारा जो एक ऑप्शन है रू, वो तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। दिस इज व्हाट इज द एलिमिनेशन टेक्निक। आपका एक आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अब करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन करेंगे पहले कि फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है। नोबडी लाइक क्रूअल, किंग वॉज क्रूअल, ठीक है, क्रूअल इज कॉमन। और की रू पी और की मी चा पे क्या कॉमन है, की KI, तो KI भी नहीं है वॉज के लिए, तो KI को भी कैंसिल करते हैं। अब बचा चा और मी, ठीक है।
किंग वॉज क्रूअल का मतलब है कीमी चा, एंड रूपी चा का मतलब है नोबडी लाइक किंग। तो इन दोनों सेंटेंसेस में किंग कॉमन है, किंग कॉमन है, तो इनका जो कॉमन कोडिंग्स में है, कोडिंग्स में आप देख सकते हैं इनमें कॉमन क्या है, चा। सो चा भी आंसर नहीं है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, मी इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। इसका एक मेथोडोलॉजी है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। पहले लास्ट सेंटेंस पे जाके उसका आंसर देखो कि किस वर्ड का वो पूछ रहे हैं। जैसे वो वर्ड मिल जाए, फिर जो जिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वो वर्ड है उसको कंपेयर करो बाकी सबसे, ताकि आपको आंसर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये है कोडेड इक्वेशन, ब्लड रिलेशंस जिसे कहा जाता है। तो इनमें क्या होता है कि ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी होती है, इन सब स्टेटमेंट्स को पढ़कर वी नीड टू डिड्यूस अ रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर्स गिवन इन द ऑप्शंस। तो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि क्वेश्चन में तो पी क्यू गिवन है, नीचे तो ए बी सी डी एफ जी एच गिवन है, कुछ भी दे सकते हैं। वो आपको बस डिफाइन कर रहे हैं कि अगर किन्हीं दो लेटर्स के बीच में कोई ये प्लस माइनस नेगेटिव या कोई भी सिंबल है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, ज्यादा टफ बनाने के लिए क्वेश्चंस को। तो अगर किसी दो लेटर्स के बीच में ये वाला सिंबल आ रहा है, तो दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप विल मीन दिस थिंग सिमिलर। ठीक है। अब हमें ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि ए इज द सन इन लॉ ऑफ जी। कौन सा ऑप्शन मींस ए इज द सन इन लॉ ऑफ जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को चेक करेंगे, ए मल्टीप्लाई यू। अब देखो मल्टीप्लाई का डेफिनेशन क्या है, multiply definition means P is the husband of Q. It means A is the husband of U. ठीक है। और हमें चाहिए सन इन लॉ, मतलब हमें चाहिए A मेल होना चाहिए। ठीक है, A मेल हो रहा है फर्स्ट में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। U प्लस S, प्लस का मीनिंग क्या है, P इज द सन ऑफ Q। अब U इज द सन ऑफ S और ए भी मेल यू भी मेल। बट फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें क्या मिला कि पी इज द हस्बैंड ऑफ यू। दो मेल के बीच में हस्बैंड की अगर हम देखें रिलेशनशिप, तो जनरली नहीं हो सकता। तो इस चीज को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स किसी का माइंड वर्क करेगा कि सर हो सकता है अब वो कर दिया लीगल, बट हम नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से चलते हैं, क्वेश्चंस को इतना हाइपोथेटिकली नहीं लेना। तो फर्स्ट ऑप्शन गेट्स कैंसिल्ड, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे दोनों मेल नहीं हो सकते। ठीक है। सेकंड, ए प्लस एस, इट मींस पी इज द सन ऑफ क्यू। ठीक है, ए मेल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एस इज द सिस्टर ऑफ क्यू। ठीक है, यहां भी ठीक है कि यू की सिस्टर एस है और इन दोनों की पी इज द सन, पी इज द सन ऑफ एस। ठीक है। अब हमें करना है सन इन लॉ ऑफ जी। अब देखो मल्टीप्लाई का मतलब है कि पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, मतलब यू इज द हस्बैंड ऑफ जी। और इसका सन इन लॉ ए कैसे हो सकता है जब वो उसकी सिस्टर का बेटा है, समझ रहे हो। एस इज द सिस्टर ऑफ यू एंड वो उसका बेटा है, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि वो उसका सन इन लॉ है। सो दिस ऑल्सो गेट कैंसल्ड। अब थर्ड पे, ए माइनस एस, विच मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ठीक है, मेल आ रहा है, ए मेल आ रहा है, वी कैन मूव फॉरवर्ड। एस प्लस यू, इट मीन्स एस इज द सन ऑफ यू, दीज टू आर ब्रदर्स। तो ये यू जो है इनके फादर या मदर कुछ भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, यू इंटू जी, इट मीन्स पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। इट मीन्स यू हस्बैंड है तो जी मदर हुई ए और एस की, बट हमें चाहिए कि ए इज द सन इन लॉ, सन इन लॉ नॉट सन, सन इन लॉ, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए एलिमिनेट और लास्ट हो गया आंसर हमारा। और यहां भी हम समझ सकते हैं ए इंटू यू मीन्स पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, ए इज द हस्बैंड ऑफ यू। सिमिलरली ये इसका हस्बैंड है, ये इसकी वाइफ हो गई। अब देखो एस और यू के बीच में आया सिस्टर की, ये दोनों बहनें हो गई। और जी, ये एस मतलब ये मेल हो गया, ये इनका बेटा हो गया, ये इनकी बेटी हो गई, तो बेटी का पति सन इन लॉ हो गया। तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्या है कि 26 जनवरी 2020 का संडे है। ठीक है। देन द वे द व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन 16 मार्च ऑफ दैट ईयर। तो देखो सेम ईयर का क्वेश्चन है, इट्स अ बिट इजियर। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मेरे को ये बताना कि किसी भी ईयर का लीप ईयर चेक करना हो तो वो कैसे चेक करेंगे, कमेंट करना। और ये चेक करना कि किसी सेंचुरी ईयर से चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे। ठीक है। अब 2020 हम सबको पता है इट इज अ लीप ईयर। ये कैसे चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आए तो इट बिकम्स अ लीप ईयर। ठीक है। 2020 4 से डिवाइड हो सकता है, इट इज अ लीप ईयर। लीप ईयर का क्या सिग्निफिकेंस है, लीप ईयर में फेब्रुवरी में फेब में 29 डेज होंगे, नॉन नॉन लीप ईयर में नॉन एलपी में 28 डेज होंगे। सिंपल। ठीक है, दिस इज लीप ईयर, तो याद रखना फेब्रुवरी में 29 डेज होंगे। अब 26 जनवरी, अब देखो हमें आगे जाना है कैलेंडर में, तो पहले महीना पूरा करते हैं। ठीक है, 5 दिन रह गए जनवरी के,
प्लस 29 डेज रह गए फरवरी के, प्लस 16 मार्च, 16वें दिन की डेट बतानी है। तो कैलेंडर में हमेशा याद रखना ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। ऑड डेज क्या होता है? देखो आज मंडे है, आज के 7 दिन बाद फिंगर्स पे काउंट करो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मतलब कि आज के 7वें दिन के बाद सेम डे रिपीट हो रहा है, ठीक है, मतलब 7 का मल्टीपल, ठीक है। तो कोई भी टर्म, कोई भी, ये ऑड डेज कैलकुलेट करके देखो, डेट कैलकुलेट करेंगे 26 जनवरी के, 5 दिन जनवरी के बचे, 29 दिन फरवरी के और 16 दिन मार्च के, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो इनका आएगा, हाँ, तो इनका आएगा, सम आएगा 50, 15 का सम आएगा, ठीक है। तो अगर हम 50 को 7 से डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड 50 बाय 7, ठीक है, वी गेट 1, विच इज कि एक दिन एक ऑड डे बचा, दिस मींस ऑड डेज। 7 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आता है उसे कहते हैं ऑड डेज, और आगे जा रहे हैं कैलेंडर में तो +1 हो जाएगा, तो संडे का नेक्स्ट डे जो कि मंडे, मंडे विल बी योर आंसर। मैं दोबारा समझा देता हूं, कैलेंडर में हमेशा ऑड डेज का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, ठीक है। ऑड डेज क्या होते हैं? सारे डेज के सम करके जो भी सम आता है उन सबको ऑड डेज कहते हैं, ठीक है। ऑड डेज के आगे जब भी जाएंगे तो उसमें, जैसे इसमें एक ऑड डे आया तो हमने संडे में +1 कर दिया, मान लो यहाँ पे 2 आता तो ट्यूसडे हो जाता, संडे +2। मान लो यहाँ पे 0 ऑड डेज आते, रिमाइंडर 0 आता तो सेम डे होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर। ऑड डेज का रिमाइंडर 0 आया तो यू नीड टू पुट द सेम डे, +1 आया तो संडे, +2 आया तो सैटरडे। और एक और कॉन्सेप्ट आई वुड लाइक टू टीच ओवर हियर इज की, मान देखो कैलेंडर में +1 और -6 सेम होता है, संडे में +1 करोगे तो मंडे आएगा, संडे में -6 करोगे तो भी मंडे आएगा। सो दिस इज द थिंग, सारा खेल 7 दिन का है, बिकॉज अ वीक कंटेन 7 डेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा कैलेंडर और डाइस से, सो यू नीड टू डू इट थॉरली। Next question is, what will be the measurement of angle made by an hour and minute hand of a clock when the time quarter is past 3? Simple. So देखो past 3 में पहले तो एक ये बताओ कि पूरी आर हैंड जो होता है, आर हैंड, आर आर्स हैंड, वो 6 घंटे में कितना एंगल कवर करता है क्लॉक का? 6 घंटे में एक आर हैंड 180 डिग्रीज घूमता है, ठीक है, और 1 घंटे में कितना घूमेगा? 30 डिग्रीज। सिमिलरली एक मिनट हैंड कितना घूमता है? 60 मिनट में मिनट हैंड पूरा चक्कर लगा लेता है, इट मींस 60 minutes इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो 1 minute विल बी इक्वल टू 6 डिग्रीज। सो यू कैन सी दैट इन 1 minute इट इज गोइंग 6 डिग्रीज, इन 1 hour इट इज गोइंग 30 डिग्रीज। सो फॉर हाफ क्वार्टर पास 3 द आंसर विल बी 6.5 डिग्रीज। जो उनके सुइयों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल गो 6.5 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो सेम, जो भी आपका अल्फाबेटिकल सीरीज आएगी उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, या तो एडिशन का, या तो मल्टीप्लिकेशन का, या तो सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का नहीं लगता, और या तो रिवर्स ऑर्डर का, एम का ऑपोजिट एन, ई का ऑपोजिट वी, ऐसे। सो हम स्टडी करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा लग रहा है, ठीक है। अब देखो एम से जा रहा है एन, वी कैन से दैट ऑपोजिट भी है सर, बट एम के बाद जस्ट एन भी आता है तो +1 भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज को हम वेरीफाई करने के लिए नेक्स्ट लेटर पे जाएंगे, ई से जी। अब देखो ई का ऑपोजिट होता है वी, वी और जी का दूर दूर से कहीं तक लेना देना नहीं है, तो वी कैन से दैट इट इज गेटिंग एडेड, ई एफ जी। देखो m+1, m+1 विल गिव यू n, ठीक है, m का नेक्स्ट लेटर है n। सिमिलरली e+2 एफ जी विल गिव यू 2। तो देखो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि +1 होता जा रहा है, नेक्स्ट लेटर पे +2, थर्ड लेटर पे +3, फोर्थ लेटर पे +4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका बना के देखते हैं, ई का अगला लेटर होगा एफ, ठीक है, एन में +2, आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। अब टी में +3, एस टी यू वी डब्ल्यू, ए में +4, ए बी सी डी ई। सिमिलरली अब देखो यहां तक कोई ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, एफ पी डब्ल्यू ई, एफ पी डब्ल्यू, मतलब दो ऑप्शंस में से इनमें से कोई ना कोई आंसर है, अगला भी ऐसा आएगा तो लिख सकते हैं। अब देखो कौन सा लेटर अनकॉमन आया, 1 2 3 4 5 6 लेटर, तो सिक्स पे कैलकुलेट कर लो और पूरा करने की जरूरत नहीं है। सिक्स का हो गया जी, तो सिक्स में +GG HIJKLM, सो एम वाला ऑप्शन है, दिस इज द आंसर। आगे वाले दो करने का टाइम बच ही गया कि दो नहीं करने पड़े। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू कि
पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, ये दोनों तो शुरू में ही एलिमिनेट हो गए, ये वाला और ये वाला तो शुरू में एलिमिनेट हो गया। अब दो ही ऑप्शंस बचे, दो ऑप्शन में देखो अनकॉमन कहां से है। जहां तक भी कॉमन होगा तो मेजोरिटी चांसेस ये है कि उनमें से कोई ना कोई एक आंसर होगा, एंड जहां से अनकॉमन होगा उस अनकॉमन लेटर को सीधा कैलकुलेट करो, पूरे को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यू विल सेव टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है डाटा डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी में दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड और मैथमेटिक्स बेस्ड की 60-70% दे देंगे और उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये है स्टेटमेंट बेस्ड। अब दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, फिर उनको एनालाइज करना है और फिर आंसर करना है। एक स्टेटमेंट को पढ़ के कभी आंसर नहीं किया जा सकता। तो लेट्स स्टार्ट। यू हैव टू डिसाइड वेदर हाउ मेनी सिस्टर्स डज सनी हैव। ठीक है, सनी इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ओनली सन का मतलब ये होता है कि वो उनका इकलौता बेटा है, इकलौता बच्चा नहीं, इकलौता बेटा है। बेटी भी हो सकती है पर बेटा एक ही है जो कि है सनी। ठीक है। नेक्स्ट, सनीज पेरेंट्स हैव 3 चिल्ड्रन। मतलब देखो, अब देखो पहली स्टेटमेंट को लिखते हैं और क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सिस्टर्स। देखो इसमें ये बताया कि कितने बच्चे हैं, नहीं बताया ना, बस ये बताया कि सनी उनका इकलौता बेटा है, कि इज अ सनी इज अ मेल। हमें ये पता चल रहा है इससे कि सनी इज अ मेल। ठीक है, हमें ये नहीं पता चल रहा है कितनी बेटी है या फिर कौन सी बेटी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ, सनीज पेरेंट्स हैव 3 चिल्ड्रन। अब इस स्टेटमेंट को इंडिविजुअली देखो, टोटल उनके 3 बच्चे हैं। अगर हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दी तो क्या हम बता पाएंगे कितनी डॉटर्स हैं? यहाँ पे ये नहीं बता रहे कितने मेल है फीमेल है, बट ऊपर वाले में ये नहीं बता रहे कितने चिल्ड्रन है। बट अगर दोनों का यूज करें, देखो सेकंड वाली से क्या आ जाएगा कि 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन। ठीक है, 3 चिल्ड्रन है, उनमें से एक सनी है जो कि मेल है, इकलौता बेटा है। इस स्टेटमेंट से ये प्रूव हो रहा है। तो बाकी दो क्या हुई? बाकी दो फीमेल ही तो हुई। तो दिस मीन्स सनी की कितनी सिस्टर हुई? 2 सिस्टर। तो दिस मीन्स कि बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वी कैन से कंफ्यूजिंग होते हैं, एंड इट टेक्स अ बिट टाइम इन रीडिंग एंड एनालाइजिंग द स्टेटमेंट्स। सो यू नीड टू जस्ट पुट इन all your efforts while reading the statements and then only answer them. Next question. So इस क्वेश्चन में सिंपल होता है, डायरेक्शंस ऐसे होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो हेयर हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं बीच में। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, लाइंस बनाते जाओ, आंसर करो। सिंपल, डायरेक्शन में कोई ज्यादा फालतू का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट रीड द स्टेटमेंट्स एंड मेक द डायग्राम्स एंड लाइंस अकॉर्डिंगली। सो ही ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, ऐसे एक लाइन बनाओ, 6 लिखो। ठीक है। देन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब देखो साउथ में मूव कर गया, ये नहीं कि ईस्ट वेस्ट चेंज हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट तो सेम ही रहेगा। साउथ या नॉर्थ में मूव करेगा तो ईस्ट वेस्ट सेम ही रहेगा। सिमिलरली ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब देखो वेस्ट किस तरफ है? ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, ऐसे याद रख लेना। वैसे राइट में होता है हमेशा ईस्ट, बट ईस्ट में वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, ऐसे याद रख लेना, तो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, साउथ में ट्रैवल कर रहा है 8 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब देखो ये 8 किलोमीटर ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे खड़ा है, इसका मुंह इस तरफ होगा ना, वेस्ट की तरफ। ठीक है, वैसे तो राइट एंड लेफ्ट यूज करते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस में, बट ये वाला ट्रिकी कम है, वरना तो कह देते कि राइट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है। सो वो वाले टाइप के क्वेश्चंस भी वी नीड टू प्रैक्टिस। एंड फर्दर ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। 9 किलोमीटर ये हो गया। तो दिस मीन्स उसने कितना ट्रैवल करा? 9 + 8 17, 17 + 16 23। अब देखो ये उसकी पोजीशन थी। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई? इस डायरेक्शन में वो खड़ा है ना अभी, ये वाली डायरेक्शन आई इसकी, तो क्या आया? इट इज साउथ वेस्ट। तो देखो ये वाले ऑप्शन दोनों एलिमिनेट, साउथ वेस्ट बचे दो ऑप्शंस में। आई गेस देयर मे बी सम टाइपिंग इशू, वरना टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करा है वो है 9 + 8 + 6 विच इज इक्वल टू 23। सो इट मीन्स 20, इसको आप हम कर सकते हैं ऑप्शन को चेंज, 23 साउथ वेस्ट। या फिर इसको नहीं, ये शायद हमारे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, वन की जगह 2 आएगा। सो 23 किलोमीटर साउथ वेस्ट। सो दिस बिकम्स योर आंसर। आई होप सबको क्लियर हो रहा है। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस लेफ्ट एंड राइट टर्न का ध्यान रखना कि वो किस तरफ चल के किस तरफ उसका फेस होगा। अब नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज पीपल से के हम यहाँ पर बहुत ज्यादा फंसे हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के करना है, इसमें जो पैटर्न है वो क्या फॉलो होगा। देखो ध्यान से देखो, जो फर्स्ट है, पहले तो हमें देखना है कि ऐसे बन रहा है या अक्रॉस बन रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें तो 3 2 2 2 1 1 2 1 1, इससे हमें ये पता चल गया कि
एक ही पिक्चर होगी जो हाईएस्ट होगी, वो होगी 3, फिर बाकी दो में उससे -1 होगा। जैसे इसमें 3 है, -1 -2, अब इसमें 2 है, तो देखो बाकी दो में 1 ही आ रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। सो दिस मीन्स कि बाकी दो इस पिक्चर में 2 है, तो इसमें जो यहाँ पे पिक्चर आएगी उसमें भी सिर्फ एक ही डॉल होगी, एक ही डॉल होगी। तो एक ही डॉल होगी, इस चीज को हम देखेंगे। और फिर अब हमें ये, अब एक डॉल किन में है, इन दो ऑप्शंस में, मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब वो डॉल कैसी होगी हमें ये पता करना है। तो देखो अब हम देखेंगे, हमने देखो वर्टिकली करा, अब हम हॉरिजॉन्टली कंसीडर करेंगे। हॉरिजॉन्टली कंसीडर करने पर देखो दो डॉल्स के नीचे ये जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न, इस तरह की जो डॉल है, देखो इस तरह की, इस तरह की जो डॉल है, इस तरह की, वो 2 बार आ रही है हॉरिजॉन्टली कंसीडर करने पे, इसमें और इसमें सिमिलरली, इसमें, सॉरी ये वाली और ये वाली। तो देखो यहां पर क्या 2 बार आई है, वो नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अ सिंगल डॉल विथ दिस पैटर्न, मतलब कि ये वाला पार्ट। दिस इज योर आंसर, आई होप यू गॉट इट। मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि इसमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों कंसीडर करना है। इस क्वेश्चन में हमें पता चला है कि वर्टिकली दो, वर्टिकली नंबर ऑफ डॉल्स पता चली है कि एक ही होगी, और हॉरिजॉन्टली ये पता चला है कि किस तरह की डॉल होगी। सो दिस इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉक mirror, कि a clock seen through a mirror shows quarter to 7, what is the time shown by the clock? So quarter to 7 means कि एक quarter to 7, so quarter, एक quarter कम है for 7। अब देखो you can see this logically also, अगर आपके घर में मिरर है, you can मिरर है एंड wall is just opposite to the mirror, so you can see कि मिरर में जब आप क्लॉक को देखोगे तो 15 मिनट्स, मतलब 3 चेंजेस टू 9, 9 चेंजेस टू 3, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में द मिनट हैंड इज ऑन 45, सो इट विल चेंज टू 15, ठीक है। अब quarter to 7 मतलब कि जो जो आर हैंड है वो 6 पे है, दैट विल रिमेन द सेम, क्योंकि नॉर्थ साउथ तो सेम रहता है, ईस्ट वेस्ट ही तो बदलेगा। मिरर वर्ल्ड इज क्या है, मिरर वर्ल्ड क्या है, हमारा जस्ट ऑपोजिट ही तो है, वहां पे नॉर्थ साउथ तो ऊपर नीचे रहेगा ही, बट ईस्ट वेस्ट फ्लिप हो जाएगा। सो दिस इज योर द 6 विल रिमेन द सेम ओनली, क्योंकि वो ऊपर नीचे है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस चेंज होती है मिरर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 6:15। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, कि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर विच इज 7 मीटर दूर हो आप, तो आपकी और आपकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, तो कई बच्चे उसको 7 ही कराते हैं, बट नो, इट इज 7 + 7 14। आप 7 मीटर मिरर के अंदर भी तो हो। सो दिस इज द थिंग ऑफ मिरर। और मिरर से एक और कॉन्सेप्ट आता है, मिरर इमेज आ जाता है कभी कभार, मिरर इमेज, और दूसरा आ जाता है वाटर इमेज। तो वाटर भी कुछ नहीं होता, वाटर भी मिरर की तरह ही एक्ट करता है, उसमें बस उसमें ये होता है कि वो नीचे होता है और मिरर को राइट एंड लेफ्ट प्लेस करते हैं। सो ये भी देखेंगे हम आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है पेपर अनफोल्डिंग। ये चाइनीज लॉजिकल रीजनिंग में यूज किया जाता है, बहुत आता है उसमें, और इंडियन पेपर्स में भी बहुत आता है, एसएससी के पेपर्स में बहुत आता है, सीएचएसएल के पेपर में। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हमें टर्न बाय टर्न बताया गया है कि पेपर के साथ क्या क्या ऑपरेशंस किए गए हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है कि पेपर को ट्रायंगल की शेप में फोल्ड करा गया है एक एज से, फिर उस ट्रायंगल का भी एक और ट्रायंगल पोर्शन को फोल्ड करके ओवरलैप करा है, काट नहीं रहे, इसमें ओवरलैप होता जा रहा है। ऐसे शीट ऑफ पेपर लो, उसको फोल्ड करते जाओ, रेक्टेंगल फिर स्क्वायर, फिर ऐसे करते जाओ फोल्ड। और फिर फोल्ड करने के बाद क्या करा है, उसमें ऐसे सर्कल्स काटे हैं। तो देखो कैसे अनफोल्ड होगा अब ये। अब देखो ये जब अनफोल्ड होगा, पहले तो जैसे फोल्ड हुआ है वैसे ही अनफोल्ड करते जाना है। फर्स्ट इन लास्ट आउट वाली अप्रोच है, कि जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा लास्ट स्टेप होगा अनफोल्डिंग की तरफ, और जो लास्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा अनफोल्डिंग की तरफ, रिवर्स। तो देखो ये ऐसे हुआ था ना पहले, सो इट विल कम ऐसे, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा सर्कल, इतना पार्ट आ जाएगा। अब सिमिलरली पूरा अनफोल्ड होकर पूरा सर्कल बना देगा। तो देखो बीच में बड़ा सर्कल है, तो बीच में बड़ा सर्कल किन ऑप्शंस में, सिर्फ 3 में, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया रॉन्ग, ठीक है। अब देखो एजेस, एजेस मतलब कि कॉर्नर्स पे एक एक सर्कल बनता जा रहा है, तो कॉर्नर्स पे किन किन पे सर्कल आएगा, 1 यहाँ पे सर्कल आएगा, यहाँ पे 2 3 4, देखो कहाँ कहाँ पे है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। अब पर एक चीज आप यहाँ पे कंसिडर करोगे कि यहां भी तो सर्कल आएगा, यहां भी एक सर्कल आएगा। सो जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो एक सर्कल यहां पे बनेगा, फुल सर्कल, ठीक है। फिर ये जो सर्कल बना है, जब इसको यहां से अनफोल्ड करोगे तो यहां भी तो एक सर्कल बनेगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर 3 सर्कल्स ऐसे, और एक ये वाला सर्कल जो अनफोल्ड होकर इस तरफ आ जाएगा पूरा।
सो यू कैन सी दिस इज योर ऑप्शन, क्योंकि इस ऑप्शन में यहाँ पे सर्कल नहीं है और इस ऑप्शन में यहाँ पे सर्कल नहीं है, ये वाला. सो दीज टू आर रॉन्ग एंड दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन नंबर 55 है. आप इसमें देख सकते हैं कि दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न इसे कह सकते हैं. इसमें नंबर्स का भी यूज करा है और अल्फाबेट का भी यूज करा है. तो बारी बारी वी विल सी बोथ ऑफ देम. ठीक है. नाउ फर्स्ट वी विल सी नंबर्स. नंबर्स में क्या करा है यहाँ पर कि देखो 44 और क्वेश्चन मार्क का पैटर्न बनेगा. ठीक है. अब देखो एज वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सो नंबर्स इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. 20 में प्लस 13 करा है. ठीक है. 8 में प्लस 5 करा है. 20 में प्लस 13 करा है. सिमिलरली 5 में प्लस 3 करा है. सो 3, 5 और 13 के होते हैं हमारे वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल नहीं होते. इन्हें हम क्या कहते हैं कि दीज आर प्राइम नंबर्स. ठीक है. तो 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर. 5 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 13 होता है. 5 से लेकर 13 तक के बीच में देर इज 11 ऑल्सो, एंड 11 वो यहाँ पर ऐड हो गया है. सिमिलरली जब 44 में 13 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा दैट विल बी 17, एंड 44 में जब आप प्लस 17 करोगे सो योर आंसर विल कम एज 61. सो अब देखो किस ऑप्शन में 61 है, मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए. ठीक है. एल एंड के बचा. ठीक है. ये सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन. अब सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जब हम करने जाते हैं तो अब हम आएंगे लेटर्स पर. ठीक है. तो लेटर्स पे चेक करने के लिए हमें हमें ढूंढना है कि, एक मिनट इसे रब कर लूंगा. हाँ. तो लेटर्स पे जब हम देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है. ठीक है. नाउ वी विल सी कि क्या पैटर्न चल रहा है. ठीक है. फर्स्ट ए बी सी, मतलब यहाँ पे +1 इन लेटर्स, सी डी ई +2 इन लेटर्स, ई एफ जी एच आई +3 इन लेटर्स, एच मतलब 3 के बाद जी, तो इसमें +4 होके नेक्स्ट वाला जी एच आई जे के एल. सो 61 कॉमा एल will be your final answer. I hope you got it. This pattern is a good pattern. आप फिर से देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं. नंबर्स में +3, +5, +7, देन +11, देन +13 एंड देन लास्टली +17. सारे प्राइम नंबर्स को प्लस करना है और जो अपना अल्फाबेट्स है उसमें +1, +2, +3, +4. ठीक है. दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो दिस सीरीज का क्वेश्चन है. दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. इस सीरीज में पर्टिकुलरली क्या करा है कि यू कैन सी दैट +3 भी सोच सकते हो, +4.5 भी सोच सकते हो, +6.5. देखो 3 +2 इज 3 + 3 6, 6 +4.5. ठीक है. नेक्स्ट +6.5, फिर +9. ठीक है. अब देखो इसमें कितने कितने का गैप है. 1.5, 4.5 में 2 का, 6.5 में 2.5 का. तो इसका मतलब नेक्स्ट में होना चाहिए 3 का, विच विल गिव यू +12, एंड 26 + 12 इज इक्वल टू 38. सो दिस विल बी योर आंसर. सीरीज अच्छी है. 3 + 3 6 + 4.5. ठीक है. 10 + 6.5, ये हो गया +9. ठीक है. इनके बीच का गैप 1.5, 2, 2.5. तो अगला हो जाएगा 3.5, 0.5 से बढ़ा के +12, और 26 + 12 38. दिस वाज द क्वेश्चन. नेक्स्ट. इसमें है कि अंजलि की जो रैंक है वो, अंजलिज रैंक इज थ्राइस दैट ऑफ अनीता. तो पहले तो ये हमें डिड्यूस करना है कि अंजलिज रैंक इज थ्राइस दैट ऑफ अनीता, मतलब अनीता पहले आएगी. AN फॉर अनीता. ठीक है. अंजलि के लिए AJ. जो अनीता की रैंक है वो अंजलि से बड़ी है, मतलब पहले है. वी कैन से बड़ी मतलब पहले आ रही है वो. ऐसे बना रहा हूं मैं. ठीक है. एंड देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु हैव मार्क्स वर्स. वर्स मतलब बेकार, मतलब अंजलि के 4 ही बच्चों से ऊपर मार्क्स है. मतलब देखो 40 स्टूडेंट्स है, 4 ही बच्चों से ऊपर है. तो यहाँ पे क्या आएंगे 37, 38, 39, 40. ये तो वो 4 बच्चे हुए जिनकी अंजलि से पीछे है. तो इट मींस अंजलि 36 रैंक पे हुई. ठीक है. एंड इसके अनीता के इंटू 3 करेंगे जब आएगी अंजलि की रैंक. तो अनीता की रैंक कितनी होगी 36 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 12. मतलब कि ये 12वीं रैंक पे है, इसके 3 गुना रैंक पे 36 है. तो 37, 38, 39, 40 4 बच्चे पीछे और टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं. दिस वाज द क्वेश्चन. अगेन 4 ही स्टूडेंट्स हैं जो पीछे हैं. तो सबसे पहली रीजनिंग के क्वेश्चंस में एक बात याद रखनी है
जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, उनमें लास्ट स्टेटमेंट को पढ़कर ही क्वेश्चंस को शुरू करना है, क्योंकि या तो दो ऑप्शंस होते, दो चीजें होती है लास्ट स्टेटमेंट पे। पहला की जो फाइंड आउट करनी है, दूसरा की जो सीटिंग अरेंजमेंट या फिर रैंकिंग वाले क्वेश्चंस है उसमें ये बताएंगे कि हमें कैसे बनाना है लैडर को या सीटिंग अरेंजमेंट को। तो जैसे यहाँ पे था कि चार ही बच्चे पीछे हैं, तो 37, 38, 39, 40, 37, 38, 39, 40 चार बच्चे पीछे हो गए। उनसे पहले जस्ट है आपकी अंजलि, और उसकी 3 गुना डिवाइडेड बाय 3 रैंक करके अनीता। सो दिस इज हाउ यू विल डू रैंकिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट है सर्कुलर। तो सीटिंग अरेंजमेंट में कौन कौन सी आती है? लीनियर आती है, जिसमें सिंपल बैठे होते हैं नॉर्थ या साउथ की तरफ मुंह करके। नॉर्थ की तरफ मुंह करेंगे, राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है हमें हमेशा। सर्कल वाले में हमेशा सर्कुलर में बनाना है। और सीटिंग कैसे करनी है? सर्कल बनाना है, ऐसे बनाने डॉट्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि हमेशा इनके ना लास्ट में कुछ ना कुछ, लास्ट सेकंड लास्ट स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ हमेशा एक आपको हिंट मिलता है जिससे कि पूरा सीटिंग अरेंजमेंट बनती है। तो इसमें देख सकते हैं हु इज द इमीडिएट राइट टू ऑफ यू। तो हमें पहला तो पता चल गया कि हमें निकालना है कि इमीडिएट राइट ऑफ यू मतलब यू के राइट में कौन है। सेकेंडली, अब सेकंड लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। ठीक है। एंड ई इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एस। एंड यू एंड एच आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम। तो एम को कहीं भी प्लेस करो, क्योंकि एम का कहीं राइट लेफ्ट नहीं दे रखा। ठीक है। एम को प्लेस करा। ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया एम को। ठीक है। यू एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम, मतलब या तो यू यहाँ पे बैठेगा एम के राइट में, या यू बैठेगा एम के लेफ्ट में। यू पे कोई कंडीशन दे रखी है? नहीं दे रखी। ई पे कंडीशन दे रखी है? दे रखी है, जो एच और एस से रिलेटेड है। अच्छा, तो एच आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम, इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एस। एच इज द इमीडिएट राइट ऑफ एस, मतलब कि एस, एस यू यहां पे अगर मैं एस को बिठा दूं फॉर एग्जांपल यहां पर, ठीक है, तो एस के इमीडिएट राइट में होना चाहिए एस। तो एस के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, यहाँ पे ये ऐसे बैठेगा टर्न होके, तो इसका राइट का हुआ ये एस। एच इज द इमीडिएट राइट ऑफ एस, तो एच ये हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि यू यहाँ पे बैठेगा। क्यों? क्योंकि एस और एच के बीच में रिलेशन दिया है, यू का रिलेशन किसी के साथ नहीं दिया। तो हम पहले उनको प्लेस करते हैं जिनकी डिफाइंड पोजीशंस दे रखी हों। ऐसा नहीं कि किसी को भी रैंडमली कहीं भी प्लेस करते जाएं एंड आंसर आ जाएगा। नो, इसमें सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। तो जिन भी लेटर्स पे सबसे ज्यादा कंडीशन दी है उन कंडीशंस को पहले सेटिस्फाई कराना है, फिर जाके पूरा सीटिंग अरेंजमेंट बिठाना है। देखो अब यहाँ पे अभी तक की कंडीशंस मीट हो रही है। एच इज द इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस के राइट पे एच है। ठीक है। एम के इमीडिएट नेबर्स एच और यू आ गए। अब कह सकते हैं कि हमारा जो भी सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा वो ठीक बना है। अब देखते हैं और कोई स्टेटमेंट बची तो नहीं है। यू एंड एच आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम, ये हो गया। ई इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एस। तो देखो बिटवीन बैठा है, तो ऑफ कोर्स हो गया अपना अरेंजमेंट पूरा। सिटिंग बिटवीन के एंड एस, ई के ई बीच में बैठा है, एस यहाँ पे आ गया तो के यहाँ पे आ गया। सिंपल, हमारा सारी स्टेटमेंट से हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट बना है आप देख सकते हो सेटिस्फाई कर रहा है। आप किसी भी स्टेटमेंट को करके देख लो, ट्रू बैठेगी। अब हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ यू, आंसर कर दो। ये यू है, इसका इमीडिएट राइट के है, सो दिस इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हमेशा ध्यान से करना है। हर स्टेटमेंट जब तक सेटिस्फाई नहीं होती तब तक क्वेश्चन में मूव नहीं करना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट। इसे भी एक डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि हमें देखना है कि कितने जो भी आपके फिगर्स दे रखी हैं उनको सबको यूज करके बनाना चाहिए। देखो लिखा है ना क्वेश्चन में, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑप्शन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल। अगर यहाँ पे सम होता तब क्वेश्चन बनता ट्रिकी। यहाँ पे है ऑल, मतलब एक एक चीज जो हमें दी हुई है वो यूज करनी चाहिए। देखो अब हमें क्या क्या दिया है, दो डॉट्स, एक ट्राइंगल, 3 लाइंस और 2 सर्कल्स। अगर हम इसको कंसिडर करें तो देखो 3 लाइंस आ रही है। देखो पार्ट्स कितने हुए, 1 2, दो सर्कल को मान लो मैं एक मान रहा हूँ, 1 पार्ट सर्कल हो गया, दूसरा पार्ट हो गया हमारा लाइंस, तीसरा हो गया हमारे डॉट्स, और चौथा हो गया ट्राइंगल। मतलब देर आर 4 पार्ट्स। तो देखो इसमें पहले तो गिनो 4 पार्ट्स है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। इसमें है वन नहीं, इसमें सर्कल्स नहीं है छोटे वाले। ठीक है। इसमें देखो इसमें 3 लाइंस नहीं है। इसमें जो है क्वेश्चन क्या है, विच फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर्स। ठीक है, विच ऑफ। अब देखो इसमें जो लाइंस हैं वो इसने डिस्टॉर्ट कर दी, मतलब 2 लाइंस यहाँ पे ले गया और तीसरी लाइन यहाँ पे ले गया। सो दिस इज नॉट, इसमें भी एक तो लाइन ही, 3 लाइंस थी ऐसी ऐसी ऐसी, इसने 2 यूज करी हैं। सो दिस इज रॉन्ग। सो आपका आंसर क्या हुआ,
फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज उसमें चारों फिगर यूज हुई हैं और जैसी दी गई हैं वैसी ही यूज की गई हैं, कहीं भी किसी भी फिगर को उल्टा सीधा नहीं करा गया है। इसे कहते हैं सिलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सिलोजिज्म एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन, इन दिस पर्टिकुलर पेपर। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो बेसिकली इसमें दो मेथड्स होते हैं, वेन डायग्राम और 150 मेथड। मैं बेसिकली 150 मेथड यूज करता हूँ क्योंकि उसमें स्कोप ऑफ एरर जो होता है वो बहुत कम होता है। सो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। नो कीबोर्ड इज माउस, ठीक है। ऑल माउसेज आर कंप्यूटर्स, तो वेन डायग्राम से अगर करें तो नो कीबोर्ड इज माउस, ठीक है। ये कीबोर्ड का हो गया, ये माउस का हो गया, ठीक है। ऑल माउसेज आर कंप्यूटर्स, तो ये बन गया कंप्यूटर्स का, ठीक है। ये बन गया सी। ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप्स, मतलब एक सबसे बड़ा वाला बाहर, ये बन गया लैपटॉप्स का। ऐसे कर सकते हैं, वरना 150 मेथड यूज कर सकते हैं। देखो अब ऑल माउसेज आर लैपटॉप्स, तो देखो माउसेज ये है सबसे छोटा सर्कल और ये लैपटॉप सबसे बड़ा सर्कल, ये इसके अंदर कंसिडर पूरा आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट इज करेक्ट। ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड्स, ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी कीबोर्ड्स। सो अगर आप देखें तो इसमें कंप्यूटर्स और कीबोर्ड्स के बीच में कैसे कोई रिलेशन आ पा रहा है, चेक करते हैं। की माउस माउस इससे बनेगी नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, इससे बनेगी नेगेटिव स्टेटमेंट। सो कैन नेवर बी कीबोर्ड्स, सो कुछ तो हो सकते हैं ना। ऑल ऑल इज अ रॉन्ग वर्ड विच वी आर यूजिंग, सो सेकंड स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड गुड, सो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, I think we have reached the end, and this was all about the things, the CUET paper which was conducted in 2024. A small error in second last question. इसमें आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ये वाला होगा जिसमें 3 लाइंस है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 लाइंस आ रही है ना टोटल, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस वन विल बी करेक्ट क्योंकि यहाँ पे 3 लाइंस है। दिस इज एरर विच वी नीड टू सी, एंड हमें ये देखना होगा एंड ठीक करना होगा। मैंने देखा नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे 4 लाइंस आ रही हैं, 1 2 3 पर ऐसे, बट हमें टोटल 3 लाइंस ही गिवन है। द नंबर ऑफ लाइंस इज 3 लाइंस, सो दिस इज वाई दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। एंड सॉरी फॉर द एरर, प्लीज दोबारा देख लेना, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।